काउ जो हमारे यहाँ बैन है वो रिलीजियस पर्पस के लिए बैन नहीं है कि हिंदू जो उसको पूजा करते इसलिए बैन है, नहीं। काउ एक इकोनॉमिकली वाइबल एनिमल है, यानी कि उसका इकोनॉमिक फायदा बहुत है, इस कारण से उसके स्लॉटर पे बैन है। तो ये कहना कि हिंदुओं की वजह से बैन है, ये नहीं है। रीजन बिहाइंड सेंटिमेंट है उनके, इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि कुर्बानी में हम गाय करते हैं, मैम कुर्बानी में गाय जरूरी नहीं है इस्लाम में, सबके लिए कानून बराबर हो। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून है वो प्राइवेट मतलब पब्लिक लॉ भी उसको आप कह सकते हैं, जो फैमिली लॉ भी कह सकते हैं आप, जिसमें शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस यानी कि जो भी आपको प्रॉपर्टी का बंटवारा है, और एडॉप्शन, ये चार कानून को टच करे कि यार इसमें सब बराबर रहो। जैसे कि मुस्लिम अगर 4 शादी कर रहे हैं, या तो फिर हिंदू को बिलाव करो, क्रिश्चियन को बिलाव करो, या फिर अगर वो एक शादी करे तो फिर मुस्लिम भी एक शादी करे। इंडियन मुस्लिम ये कह रहे थे कि उन पर हिंदू धर्म जो है मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और उनसे एक उनकी मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक शनाख्त है, जो उनके राइट हैं, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। तो एज अ इंडियन मुस्लिम आप इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, कस्टम में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये थोड़ी हो कि भाई हिंदू मुसलमान जो फेरे लेके शादी करेंगे, नहीं, वो तो निकाह से करेगा शादी। हिंदू जो अपना फेरे शादी, कस्टम में चेंज नहीं होने वाला कुछ, है ना, सिविल कोड है ये, सो इट विल नॉट अफेक्ट योर कस्टम। द रिलीजन आइडेंटिटी आपसे नहीं छीन रहा। इंडिया में वन नेशन वन पॉलिसी हो ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास स्टेट भी है और सेंटर भी है। हमारे पास सेंटर लिस्ट भी है, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, स्टेट लिस्ट भी है और कंकरेंट लिस्ट भी है। तो जो पर्सनल लॉ है वो कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों मिल के बात करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक खास टॉपिक पर, जिसके इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ इंडिया से ज्वाइन किया है मोहम्मद तारिक ने। अस्सलाम वालेकुम तारिक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, खैरियत से हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताती चली जाऊं कि तारिक, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, ये एक इंडियन मुस्लिम है और पहले भी बहुत दफा हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। अच्छा तारिक, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। मैं इस बार फैमिली के साथ था। लास्ट के 2-3 लॉकडाउन, जो भी लॉकडाउन थे 2, उसमें शायद अकेले मनाना पड़ा था, लेकिन इस बार तो मैंने फैमिली के साथ मनाया तो काफी मजा आया। अच्छा तारिक, क्योंकि खासकर ईद उल अजहा थी और इसके हवाले से बहुत सारी बातें गर्दिश करती हैं कि इंडिया में कुर्बानी पर पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया गाय की पूजा करते हैं और हम लोग ईद उल अजहा पर गाय की कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी के हवाले से कुछ बताइएगा, किन तरह के मसलों का सामना करना पड़ता है? मैम हमारे पास एनिमल स्लॉटर एक्ट है, जहाँ पे काउ बैन है फॉर द फैक्ट। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, कई लोग नहीं जानते होंगे, इंडिया में भी नहीं जानते हैं, और चूंकि इसके लिए इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। काउ जो हमारे यहाँ बैन है वो रिलीजियस पर्पस के लिए बैन नहीं है कि हिंदू जो उसको पूजा करते इसलिए बैन है, नहीं। काउ एक इकोनॉमिकली वाइबल एनिमल है, यानी कि उसका इकोनॉमिक फायदा बहुत है, इस कारण से उसके स्लॉटर पे बैन है। तो ये कहना कि हिंदुओं की वजह से बैन है, ये नहीं है। रीजन बिहाइंड सेंटिमेंट है उनके, इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि कुर्बानी में हम गाय करते हैं, मैम कुर्बानी में गाय जरूरी नहीं है इस्लाम में, वन ऑफ द एनिमल है। आप बकरे कर सकते हो, मेंढा कर सकते हो, जिसको भेड़ भी कहते हैं, ऊंट कर सकते हो, भैंस कर सकते हो, बैल कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे जानवर जो होते हैं उसमें गाय एक हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल जानवर हो गया है ना। जरूरी नहीं है कि उसको किया जाए, जैसे हमारे घर में बकरे होते हैं, दिल्ली में जाओगे तो आपको भैंसे हर जगह होते हैं, इंडिया में हर जगह। सो कुर्बानी तो कुर्बानी किसी भी जानवर में किया जाए। रही बात की प्रॉब्लम की, तो मैम हमारे यहाँ नियम है कि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर या फिर ओपन जगह पे नहीं करेंगे, आपको साफ सफाई मेंटेन करनी पड़ेगी। सरकार एमसीडी भेजती है, जो भी उठाते हैं कचरा वगैरह उसको भेजती है सारा कुछ। सो देयर इज अ प्रोविजन कि आप ओपन में नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप नहीं रह रहे हो, कई और रिलीजन रह रहे हैं। तो साफ सफाई और जो भी एक प्रोटोकॉल है स्लॉटर का, वो आप फॉलो करें। आपके लिए डेडिकेटेड स्लॉटर होम है, वहां जाएं, या फिर आपकी जो RWA है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, उसके तहत आप एक जगह मुकर्रर करें जहां पे आप करेंगे। बैन वैन तो कहीं पे इशू नहीं है। 3 दिन पार हो गए, हमने बकरीद आराम से एंजॉय किया, माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कुर्बानी की? हाँ जी, हमने कुर्बानी की। अच्छा चलिए, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के
हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया की सरकार की जानिब से कहा गया है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगर हम देखें तो इंडिया जितना बड़ा मुल्क है, जितने मज़ाहिब उसमें मिल-जुल कर रहते हैं, ख़ासकर अगर हम बात करें वहाँ पर रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी की, तो बहुत सारी ऐसी वीडियो तारीख हमारे सामने आ रही हैं जिसमें ख़ासकर मौलाना हज़रात जो है इस कोड पर, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर एतराज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज़ अ इंडियन मुस्लिम आप इस सारे मुद्दे को किस तरह देखते हैं? मैम, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है वो एक आम कानून नहीं है। इसके लिए किसी का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान जिसको हम कहते हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ कि जो मौलवी है या फिर जो पंडित है या फिर जो भी पादरी है, शायद उसने संविधान को समझा नहीं है। बात को समझेंगे आप। क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलेंगे, तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी किसी भी रिलीजन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मौलवी नहीं बोलेंगे, तो उनकी मुस्लिम के सामने क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। पंडित नहीं बोलेंगे तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, तो मौलवी इसलिए बोल रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 44 ये कहता है कि सरकार जब सक्षम हो जाए या फिर सोसाइटी का ऐसा माहौल हो जाए जहाँ पे सोसाइटी लगेगी नहीं यार अब एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और सब बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना कि यार सबके लिए कानून बराबर हो। और यूनिफॉर्म सिविल बिल्कुल। कोड जो कानून है वो प्राइवेट मतलब पब्लिक लॉ भी उसको आप कह सकते हैं, जो फैमिली लॉ भी कह सकते हैं आप, जिसमें शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस यानी कि जो भी आपको प्रॉपर्टी का बंटवारा है, और एडॉप्शन, ये 4 कानून को टच करे कि यार इसमें सब बराबर रहो। बिल्कुल। जैसे कि मुस्लिम अगर 4 शादी कर रहे हैं, या तो फिर हिंदू को बिलाव करो, क्रिश्चियन को बिलाव करो, या फिर अगर वो एक शादी करे तो फिर मुस्लिम भी एक शादी करेगा। या फिर जो डाइवोर्स देने का तरीका वो कॉमन हो, ये ना कि ट्रिपल तलाक आप दे दो और हिंदू बेचारा जो है कि कोर्ट में जाए, क्योंकि आप समझिए मैम कि डिफरेंट कल्चर है। दूसरी बात जो अड़ंगा लग रहा है बीच में, वो ये है कि माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन एक्ट है कल्चर के, 29 में, आर्टिकल 29 के अंदर कल्चर को प्रोटेक्शन की बात की है, वो फंडामेंटल राइट है। और आप समझिए पूरा डिफरेंस की जो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब ये करना चाहिए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। द स्टेट शैल एंडेवर का मतलब है कोशिश करेगा। ये लागू नहीं कर सकते एकदम से। आपकी सोसाइटी इकोनॉमिकली उतनी अच्छी हो, एजुकेटेड इतनी अच्छी हो, तो आप लागू करेंगे। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सोसाइटी शायद इतनी मैच्योर नहीं है और कई लोग इसके बारे में जानते नहीं है। लोगों को लग रहा है कि मुसलमान के अगेंस्ट है, नहीं, ये कई लोगों के अगेंस्ट में आ जाएगा, कई लोगों के रोल में बदलाव आएंगे। अगर ये इसमें छेड़ होगा या फिर अगर ये आता है, तो हिंदुओं में भी बदलाव आने वाले हैं, क्रिश्चियन में भी बदलाव आने वाले हैं, सब जगह आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुसलमान के लिए मान लीजिए ट्रिपल तलाक हट जाएगा, तो हिंदुओं को जो अनडिवाइड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलता है 2.5 लाख और 80 से सारे बेनिफिट्स वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या वो रेडी है? बात समझ रहे हैं? ये चीज सबसे बड़ी बात है। जो लैंड का बंटवारा है प्रॉपर्टी का, क्या उसके लिए वो रेडी है ना? ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो हमारा 7 सिस्टर स्टेट है वो आर्टिकल 371 से प्रोटेक्टेड है। हमने ये गारंटी दे रखी है उनको, ठीक है, संविधान के अंदर, कि हम उनको कल्चर को बचाएंगे। वहां पॉलीएंड्री भी है, पॉलीगैमी भी है, मोनोगैमी भी है, उनके बहुत कल्चर है जहाँ पे एक जो औरत है वो 3-4 मर्द हो सकते हैं, उसके एक मर्द के 3-4 बीवी। तो क्या वो टच करने के लिए रेडी है? तो सबसे पहले आपको सारे जो कम्युनिटी के लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, उनको बैठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा भाई ये सही है या नहीं है ना? उस पर अग्री होना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इस पे कमेंट इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, अभी जबानी तौर पे सिर्फ कही गई है। तो जब ड्राफ्ट आएगा उसमें क्या क्या प्रपोजल्स हैं, है ना, फिर एक उसका लंबा प्रोसेस है कि वो पहले हमारे लोकसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, अगर हो जाती, जो कि हो जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहां अगर पास नहीं हुआ तो रुक जाएगा, अगर वहां भी पास होता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट अगर उसको ओके करेगा तो वो लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो फिर वो रुकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं कि हाँ भाई ये ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कहेगी जस्ट बिकॉज संविधान में, वो सारे लॉ को इंटरप्रेट करेगी। कोई चीज किसी के अगेंस्ट तो नहीं है, कोई विमेन के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा, कोई मर्द के अगेंस्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्टिकल में बराबर सब है, रिलीजन हो चाहे मर्द हो, जेंडर, सब बराबर तो है। तारिक, इसका ज्यादा फायदा और नुकसान किस कम्युनिटी को होने वाला है? क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन एतराज इस पर सिर्फ जो है मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है। तो इससे ज्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को होने वाला है या उनको फायदा होने वाला है? मैम देखिए, फायदा नुकसान ड्राफ्ट के बाद मालूम चलेगा, लेकिन प्रिलिमिनरी मैं आपको एक बात कह दूं
कि हमारे यहाँ जो हिंदू एक्ट है उसके अंदर सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं। तो 4 रिलीजन तो एक तरफ हो गया। मुस्लिम अलग हो जाता है क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन के अंदर आता है और इसका अपना पर्सनल लॉ है। तो मुस्लिम इसलिए अफेक्टेड महसूस कर रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर सिख होते अलग, बुद्धिस्ट अलग होते, उनके बुद्धिस्ट कोड होता, जैन का अलग कोड होता, तो शायद वो भी बोलते। क्योंकि वो हिंदू कोड के अंदर अभी है, अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मोटा मोटी आपको मैं बात बता दूं, जो मुसलमान इस बात को सोच रहा है कि यार हमारे शरिया के साथ छेड़छाड़ होगा, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी का डिवीजन जिस तरीके से हम करते हैं, या फिर जो हम गोद लेने का जो हमारा प्रोविजन है, जैसे आमतौर पे इंडिया में मुस्लिम औरतें गोद नहीं ले सकती इस्लामी तौर एतबार पे, इट इज नॉट अलाउड, राइट। उसी तरीके से आपका जो प्रॉपर्टी में 2/3 हिस्सा है वो हाफ हो जाएगा। तो क्या जो मुसलमान मर्द है वो रेडी है कि भाई आधा आधा दो बहन को देने के लिए? बात समझ रहे हैं? तो ये सारा यूनिफाइड होने वाला है। उस तरीके से हिंदू में आप आ जाइए, हिंदू में ये चीज होगा। हिंदू में तो क्योंकि बेटी का हिस्सा होता नहीं है, वो तो कहता है मैं कन्यादान कर दिया सारा कुछ, यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी उनके नाम पे भी तो उसका इख्तियार नहीं है। तो हमारी में पेट्रियार्कल सोच जो है ना, उसका टकराव यूसीसी से है, रिलीजन का टकराव तो नहीं है। ये फैक्ट है, मैं आपको बता दूं कि दिस इज द फैक्ट। क्या अब जैसे हिंदू की मैं आपको बात बताऊं मैम, जैसे मुसलमान में औरतें खुला ले सकती हैं, हिंदू में नहीं ले सकती हैं। हिंदू में उसको रीजन देना पड़ेगा क्यों। अगर वो खुशी से चाहे कि यार मैं डाइवोर्स दूं तो नहीं ले सकती, आपको रीजन देना पड़ेगा, या फिर अगला अग्री हो। अगर दोनों में अग्री है तब। लेकिन अगर सिर्फ औरत चाहे कि मेरे को रिश्ता तोड़ना है, या फिर सिर्फ मर्द चाहे, तो नहीं कर सकता है। और हिंदुओं में जो शादी है वो सैक्रोटेंट है, मतलब है ना, सैक्रोटेंट, कि वो 7 जन्म का रिश्ता है। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये शादी 7 जन्म से हट करके कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगा, जस्ट लाइक मुस्लिम। तो अच्छा तारिक, मुसलमानों, मैंने जो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की और मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जिसमें इंडियन मुस्लिम ये कह रहे थे कि उन पर हिंदू धर्म जो है मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और उनसे एक उनकी मुस्लिम कम्युनिटी की जो एक शनाख्त है, जो उनके राइट हैं, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। तो एज अ इंडियन मुस्लिम आप इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, कस्टम में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये थोड़ी हो कि भाई हिंदू मुसलमान जो फेरे लेके शादी करेंगे, नहीं, वो तो निकाह से करेगा शादी। हिंदू जो अपना फेरे शादी, कस्टम में चेंज नहीं होने वाला कुछ भी, है ना, सिविल कोड है ये। सो इट विल नॉट अफेक्ट योर कस्टम। द रिलीजन आइडेंटिटी आपसे नहीं छीन रहा, है ना। जो आपका प्रोसेस है शादी करने का वो नहीं छीन रहा। तो पता नहीं कोई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दूसरी बात, क्या लागू हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, नहीं है। लेकिन तारिक आप ये देखें ना कि जो मुस्लिम हैं वहां के, उनसे 4 शादियों की जो है वो इजाजत भी तो छीनी जा रही है ना। ये भी बड़ा एक मुझे लगता है मैम, मसला है मर्दों के लिए। मैम मुझे लगता है कि बड़ी जाहिलाना बात है। अगर कोई मर्द ये बात कहे कि मेरे को इसलिए कि मैं 4 शादी करनी, तो मैं क्यों करनी है? पहली बात तो ये है ना। आप एक बात को पहले समझो कि आमतौर पे आप रिकॉर्ड उठा के देखो, मुसलमान में गिन लोगे आप उंगली पे हिंदुस्तान में इनकी 4 शादी हो। 4 शादी खैर किसी ने की हो, नहीं की। 2 शादी मान सकता हूँ, वो भी रीजन के साथ कि यार मेरी पहली बीवी से बच्चा नहीं हुआ, या फिर पहली बीवी से तलाक हो गया, वो सब करते हैं। या फिर मेरी पहली बीवी बीमार है, या फिर मेरे को उससे बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, या फिर उसका ऑपरेशन हो गया। रीजंस ये होते हैं आमतौर पे। आप कोई भी इंसान को देख लो, अरे एक नहीं संभल रही, उनसे कहाँ 2 करेंगे वो 4? पता नहीं किस बात की खुशखबरी में रह रहे हैं। मैं तो ये बात सोचता हूँ, 4 शादी अगर हट जाती है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम, मुझे तो पर्सनली कम से कम नहीं है। क्योंकि मैं इस्लाम जितना जानता हूँ उसमें तवज्जो नहीं दी गई 4 शादी को। एक ऑप्शन है कि चाहो तो कर लो, अगर तुम जस्टिफाई कर सकते हो, यानी कि उनके साथ इंसाफ कर सकते हो, तो वरना बेहतर है एक करो। और मुझे लगता है कोई इंसान इंसाफ कर पाएगा। सबकी खूबसूरती अलग है, सबका नेचर अलग है, सबकी बातें अलग हैं। तो आई डोंट थिंक सो, कि पता नहीं क्यों मैंने नहीं देखा आज तक किसी को 4 शादी करते हुए, ठीक है। तो पता नहीं उसके ऊपर क्यों आमादा लोग हो जाएंगे, कहने मेरे को 4 शादी करने की इजाजत दो। इट्स अ वेरी स्टूपिड, बहुत अच्छी चीज नहीं है। तारिक, आजादी के बाद से ही, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद से ही भारत ये चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू किया जाए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये ऐसा नहीं हो पा रहा। तो अब 2023 में, क्योंकि अब हम ये कहते हैं ना 20वीं सदी चल रही है, तो इस दौर में इस कोड को, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाना इंडियन सरकार के लिए क्या आसान हो पाएगा? मैम देखिए, आसान नहीं होगा, फेज मैनर में हो सकता है। जैसे देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं किसी हिंदू से शादी करना चाहता हूँ, तो मैं मुस्लिम लॉ से नहीं कर सकता हूँ, ना मैं हिंदू लॉ से कर सकता हूँ।
तो उसके लिए कोर्ट ने फ्रेम किया हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है एक तरीके का, है ना। या फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट है, डाउरी एक्ट है, ये एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कहता है कि डाउरी नहीं देना है, जो कहता है कि बच्चों की शादी नहीं करनी है। बात समझ रहे हैं? तो ये आप फेज मैनर में लेकर के आओ, है ना, क्योंकि आप एकदम से लेकर के आओगे ना तो लोगों को लगेगा कि उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर पे अटैक हो रहा है। और आपने जो सवाल किया कि आजादी से कहा गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ, उसका रीजन ये है मैम कि आजादी के समय जो इंडिया की हालात थी, फाइनेंशियल कह लीजिए या फिर सोशल कह लीजिए, चूंकि हम आजादी से निकले थे, बहुत डिप्राइव्ड कम्युनिटी हम लोग थे। किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन हासिल करके, मेहनत करके, इंडस्ट्रियलाइज बन के, हमने कुछ ना कुछ इकोनॉमिक पावर हासिल करके अब इस लेवल पे आए जहाँ पे एजुकेशन देना जो है वो एक आसान हो चुका है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना काफी आसान हो चुका है। सो वी कैन एजुकेट पीपल ऑन कि वाई हम क्यों ला रहे हैं, है ना। तो अब शायद ये टाइम है जहाँ पे सरकार को लगता है कि होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले डिस्कस किया जाए, एकदम से फ्रेम ना किया जाए और लाया जाए। और एक शायद मेरे ख्याल से कोर्ट ने कहा, कम्युनिटी बनाई भी है, लॉ कमीशन ने, कि सारे धर्म गुरु जो हैं अलग रिलीजन के, उनसे बैठ के ड्राफ्ट के लिए बोला भी गया है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, पहले ड्राफ्ट आएगा तभी मालूम चल सकता है। कुछ चीजें हमारे में अच्छे जो लोग हैं। आप सपोर्ट करते हैं इसको? देखिए, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अगेंस्ट एनीबडी, होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीजों में हम लोग ना यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं, मेरी बहन लड़ाई कर लेते हैं प्रॉपर्टी में, और हमारा शरीयत में उसको लगता है कि भाई मेरे को इतना नहीं मिलना चाहिए था, मेरे साथ गलत हुआ, तो वो कोर्ट चली जाती है, फिर कोर्ट फैसला करता है, तो वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ही तो है। या फिर अगर कोई बच्चे की शादी कोई माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं, मान लीजिए कि 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, और वो पुलिस थाने चली जाती है, जैसे स्टेट इंटरफेयर करेगा मैम, वैसे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में मूव कर जाएगी वो, तो फिर वहां पे चाइल्ड मैरिज एक्ट लगेगा उसके ऊपर कि आप नहीं कर सकते, है ना। कोई लेके भगा गया सारा कुछ वहां पे, तो ये सारी चीजें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है ना। तो इसका आने से मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली। अगर आपकी शादी को ये कोई कहे क्या 9 साल में मत करना, तुम 18 साल में करना, जो ये है, उसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। लेकिन हाँ, किसी को लगता है कि मेरी आइडेंटिटी पे क्राइसिस हो रही है, तो ठीक है, उनके लिए भी है। तो ये सब चीजों को देखना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा सिर्फ मुसलमान के हवाले से, कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें आपकी बदलने वाली है। आपको क्या लगता है कितने फीसद इसका फायदा होने वाला है और कितने फीसद इसका नुकसान होने वाला है? क्योंकि अभी तो इंडिया में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। जो वीडियो सामने आ रही हैं, हर जगह इसी के चर्चे हो रहे हैं, इसी पर बातचीत हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पीएम मोदी का एक नया गोल है, वन नेशन वन पॉलिसी, क्या ये इंडिया में पॉसिबल हो पाएगा? मैम, ये जो आपने हाइप की बात की कि हर जगह इसी की वीडियो है, वो तब पाकिस्तान में भी आप चलाओगे अभी तो वहां भी हाईलाइट होगा। तो इट्स ऑल अबाउट मीडिया दैट क्रिएट्स हाइप ना, जिससे टीआरपी मिलती है। रही बात कि क्या वन नेशन वन पॉलिसी, मैम, तो इंडिया में वन नेशन वन पॉलिसी हो ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास स्टेट भी है और सेंटर भी है। हमारे पास सेंटर लिस्ट भी है, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, स्टेट लिस्ट भी है और कंकरेंट लिस्ट भी है। तो जो पर्सनल लॉ है वो कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों मिल के बात करेंगे, वो अकेले सेंटर नहीं कर सकती है। तो दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, यानी दोनों कानून अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसको पोर्तुगीज कोड भी कहते हैं। वहां पे हिंदू को दूसरी शादी करना अलाउड है अगर इतने समय तक बेटा नहीं हुआ तो किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड है वहां, क्या है, ये समझना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आम जिंदगी में इंसान एक ही बार शादी करता है, उसको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। कोई भी हो, आमतौर पे 99.9% लोग एक ही बार शादी करते हैं, वो उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी का बंटवारा एक ही बार होता है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। ये माइंडसेट है। मेरे को नहीं लगता कि उसी से किसी को प्रॉब्लम होने वाली है अगर आ भी जाए। बट हाँ, इट शुड बी लीगलाइज एंड वैलिडेटेड, कि किसी के अगेंस्ट ना हो, ना औरत के, ना मर्द के, ना मुस्लिम के, ना हिंदू के, इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बैलेंस होना चाहिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच तारिक, आपने अपनी कीमती राय का इजहार किया। लास्ट में वो सब लोग जो आपको इंडिया और पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि डेफिनेटली इंटरनेट पर इस हवाले से डिस्कशन चलने के साथ साथ लोगों की राय भी जानी जा रही है कि उन्हें क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी इंडियन सरकार की कि उन्होंने पोलिंग स्टार्ट कर दी है, लोगों की राय लेना शुरू कर दी है। तो आप बताइएगा कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
मैम देखिए, सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इंसान आके माइक पे बोलते हैं या फिर जो भी अपना एक ओपिनियन देते हैं, चाहे वो डिबेट पे भी जाते हो, कहीं भी, दोनों मुल्क की बात कर रहा हूँ। यार कोई भी टॉपिक तुम्हारे सामने है, उसको पहले पढ़ लो। ये हवा में बातें करना चूँकि किसी ने कहा है, ये गलत है। मैं भी जो कह रहा हूँ, उसको जाके आप पढ़ लो, मेरी बात पे विश्वास मत करो। मैं कहता हूँ कि आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, गो एंड एजुकेट योरसेल्फ। क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या है ना कि हमारे यहाँ एक कहावत है मैम, अधजल गगरी छलकत जाए। इसको इंग्लिश में कहते हैं द लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सो आपकी जो आधी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आग लगा देती है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो आप पहले इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करो यार कि रियलिटी क्या है। उसको इम्प्लीमेंट करके देखो हाइपोथेटिकली कि क्या तुम्हारे को फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा 4 शादी, भाई मैं करने वाला हूँ तो मेरे को क्यों फ़र्क पड़ेगा? और फिर आप ऐसे कई लोगों से पूछ लोगे, तुम 4 शादी करोगे? तो कहेंगे नहीं भाई, एक नहीं संभल रही है। हाँ, ठीक है, इसमें चेंज बिल्कुल। हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट अगेंस्ट योर रिलिजन इन पर से, आई थिंक दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप इक्वालिटी मेंटेन रखो, सबके लिए बराबर रखो और भाई पढ़ो। जो भी टॉपिक पे बोल रहे हो ना, उसके बारे में पढ़ लो प्लीज़। मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा, बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीज़न, चाहे अपने देश के हो, चाहे मेरे देश के हो। बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीज़न, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बट दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव। एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनो कोई भी। मैं दोनों मुल्क के लोगों को यही कहूँगा कि भाई पढ़ो, और कुछ नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। दैट विल सॉल्व 90% ऑफ योर प्रॉब्लम। सही। थैंक यू सो मच वंस अगेन तारिक, आपने अपनी कीमती राय का इजहार किया, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है हमारे तमाम व्यूअर्स को आपकी ये राय और मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।